हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 का सेमेस्टर 2 का लाइब्रेरी क्लासेस और इनकैप्सुलेशन चैप्टर को वन गो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी क्लासेस पढ़ेंगे। सो ऑल जावा कोडिंग वेदर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस और एप्लेट्स दे आर रिटन विद इन क्लासेस. Java has a collection of very large number of classes. They provide an effective support to the programmers to develop a program. These classes are called library classes. They are grouped into packages according to the functionality. तो कौन क्या काम करता है उस हिसाब से classes को packages में divide कर रखा है. A package is a group of related class which can be imported to a program so that the user can use the facility in it. Packages are stored in a hierarchical manner, and the entire standard Java is implemented as one of the large package called Java. This Java package in turn consists of several other packages, and each package contains a number of classes. Now, what are the advantages of organizing the classes into package? So firstly, the classes contained in packages of other programs can also be easily reused. अगर किसी और का है तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ. Then packages avoid conflict in naming of the classes. That is, two classes in two different packages can have the same name. Then packages provide a way to hide classes, thus preventing the other programs or packages from accessing it. Now Java packages की अगर बात करें तो Java packages are divided into two types. First is Java API packages and then you have user defined packages. तो Java API packages जो होते हैं, they are application program interface and they provide a large number of classes grouped into different packages according to the functionality. The packages that are frequently used in the programs जो आपके आते हैं, that is java.lang, then you have java util जिसके अंदर स्कैनर क्लास होती है. जो lang जो होता है ये हमारा डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये इम्पोर्ट हो जाता है किसी भी जावा प्रोग्राम में, java.lang पैकेज, और इसके अंदर आपकी रैपर क्लास भी आती है. एंड देन java.io, देन जावा एप्लेट जो है, नेट AWT, ये सारे. नाउ द मेजर सब पैकेजेस और API पैकेजेस और जावा आर java.lang, एंड इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंटेन्स क्लासेस दैट आर फंडामेंटल टू जावा प्रोग्रामिंग, लाइक क्लासेस फॉर प्रिमिटिव टाइप्स, जैसे रैपर क्लासेस हो गई, जैसे स्ट्रिंग हो गई, मैथ सिस्टम एक्सेट्रा. और java.lang पैकेज जो है आपका ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाता है. तो इसलिए आपने हमेशा देखा होगा जैसे आप स्ट्रिंग को जब यूज़ करते हो, स्ट्रिंग एक क्लास है वैसे, तो स्ट्रिंग को जब आप यूज़ करते हो तो आपको देखते हो कि आप java.lang को कभी आपने ऐसा लिखा नहीं होगा कि आपने उसको इम्पोर्ट करा है. देन java.io नेक्स्ट, तो इट कंटेन्स क्लासेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा. इसके अंदर क्या क्या आ गया, जैसे बफर्ड रीडर आ गया, बफर्ड राइटर. इनको आजकल हम कम यूज़ करते हैं. आजकल हम java.util पैकेज का स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं. तो ये आप देख सकते हो java.util के अंदर क्या क्या है, इट प्रोवाइड्स क्लासेस टू वर्क विद डेट, टाइम एंड सिंपल टेक्स्ट स्कैनर, यूटिलिटी क्लासेस एक्सेट्रा. तो java.util के अंदर जैसे आपका एक स्कैनर क्लास आता है जिससे आप इनपुट करते हो यूज़र ने, जो अगर इनपुट्स लेते हो यूज़र से. Then java.applet, it provides classes that support applet programming. Then java.awt provides classes for creating GUI programs. GUI का मतलब graphic user interface programs. Then java.net, it contains classes for working on networking. मेन आपके ये अगर आप ऊपर के तीन भी याद कर लो इनके अंदर क्या है, सो आई थिंक यू विल बी ईजिली एबल टू डू द रेस्ट. देन java.lang पैकेज की अगर बात करें, सो दिस पैकेज इज़ अ फंडामेंटल पैकेज. ऑल द क्लासेज ऑफ दिस पैकेज आर अवेलेबल फॉर यूज़ इन द प्रोग्राम्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लासेज ऑफ दिस पैकेज आर ऑब्जेक्ट क्लास, क्लास, देन सिस्टम क्लास, रैपर क्लास, मैथ क्लास, स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर क्लास. दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट वंस. एंड इधर से क्वेश्चन आ सकता है कि MCQ के अंदर आ सकता है कि रैपर क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ विच पैकेज, तो java.lang पैकेज. देन द सिस्टम क्लास, द वाइडली यूज क्लास ऑफ जावा, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर टू इनपुट, आउटपुट एंड एरर. द रैपर क्लास wraps the primitive type in an object and provides methods to convert one type to the other type. तो जैसे अगर मुझे स्ट्रिंग जो कि एक क्लास है, तो स्ट्रिंग का कोई मुझे ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं रैपर क्लास के थ्रू कर सकती हूँ, एंड वाइस वर्सा भी इससे रैपर क्लास के मेथड्स के थ्रू पॉसिबल है.
अब मैथ क्लास. So math class of Java provides methods to perform mathematical, statistical and trigonometrical computations. जैसे आपने मैथ क्लास के अंदर स्क्वायर रूट सीखा, मतलब काफ़ी फंक्शंस हैं जो मेजरली सेम 1 में कवर हो गए थे, रैंडम नंबर और क्यूब रूट एंड सो मैनी. Then the string class. So string class provides accessor methods to work with string objects. अब यूज़र डिफाइंड पैकेजेस पे आता है. ये तो हमने सीखा था जो जावा के अंदर पैकेजेस हैं, API पैकेजेस हैं. अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेजेस. तो यूज़र डिफाइंड, द यूज़र कैन क्रिएट पैकेजेस एंड डिफाइन क्लास एंड इंटरफेसेस इन इट. द पैकेज कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट पैकेजेस. कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, पैकेज और पैकेज का जो नाम है वो. Now to create package graphics and define classes circle, square and rectangle in it. तो इनका आप ऐसे कर सकते हो. ओके, तो ये आप जो क्लास लिखते हो एक तरह से, अब ये जो आपने पैकेज ग्राफिक्स लिखा है इसके अंदर हमने क्लासेस कर रखी है. जैसे एक क्लास है सर्कल, दूसरी क्लास है स्क्वायर, तीसरी क्लास रेक्टेंगल, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ पैकेज ग्राफिक्स. नाउ इम्पोर्टिंग पैकेजेस एंड देयर क्लास नेम एंड देयर क्लासेस. तो कैसे करोगे आप, इम्पोर्ट लिखोगे, फिर पैकेज का नेम, जैसे इम्पोर्ट हो गया, फिर java.util.scanner. तो यहाँ पे जावा भी लिखना होता है. जैसे इम्पोर्ट्स आपने लिखा है, इम्पोर्ट वर्ड, उसके बाद आप जावा लिखोगे, डॉट, फिर आपने जो भी आपका पैकेज का नेम है वो लिखोगे, डॉट अपना क्लास नेम, या फिर आप एस्ट्रिक भी लगा सकते हो. एस्ट्रिक से क्या होता है, आपका पूरा पैकेज जो होगा वो पूरा ही आपका इंपोर्ट हो जाएगा. उसके अंदर जो सारी क्लासेस हैं वो इंपोर्ट हो जाएगी. आप एस्ट्रिक को किसी क्लास नेम से भी रिप्लेस कर सकते हो, और उस केस में सिर्फ वो क्लास, वो पर्टिकुलर क्लास ही इंपोर्ट होएगी. ठीक है. देन टू इम्पोर्ट मैथ क्लास ऑफ java.lang पैकेज, इम्पोर्ट java.lang.math. बट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कि java.lang फंडामेंटल पैकेज है, डिफ़ॉल्ट पैकेज है, तो वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इम्पोर्टेड होता है ये java.lang और उसकी सारी क्लासेस. देन टू इम्पोर्ट ऑल द क्लासेस ऑफ यूटिल पैकेज. तो ऑल द क्लासेस, ये जैसे MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, और इसके पूछा जाता है कि अगर आपको सारी यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा. तो इट विल बी दिस वन, इम्पोर्ट java.util.asterisk mark. तो एस्ट्रिक सिम्बोलाइजेस कि सारे आपके क्लासेस जो हैं उस पैकेज के अंदर सब इंपोर्ट हो जाएंगी. देन टू इंक्लूड ऑल द क्लासेस ऑफ अ यूज़र डिफाइंड पैकेज. तो इम्पोर्ट ऑफ पैकेज ए. तो कोई पैकेज ए एक नाम है और यूज़र डिफाइंड पैकेज है, और उसके अंदर अगर किसी सारी क्लासेस को आपको वो करना है इंपोर्ट, तो आप क्या कर दोगे, इम्पोर्ट a.asterisk, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है. यहाँ पे हम जावा डाल रहे थे बिकॉज यहाँ पे जावा की ये API जो पैकेजेस हैं उनका पार्ट है, बट ये यूज़र डिफाइंड है, तो इसीलिए इसमें जावा नहीं लिखेंगे, सिर्फ a.asterisk लिख दिया जिसमें सारी क्लासेस हो जाएंगी. देन टू इंक्लूड क्लास C1 ऑफ पैकेज B विच इज़ अ सब क्लास इन पैकेज A. तो अब पैकेज A है जिसके अंदर एक पैकेज B है और उसके अंदर एक क्लास है, तो मुझे वो इंपोर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, और ये सब यूज़र डिफाइंड है. तो इम्पोर्ट a.b.c1. नाउ कमिंग टू रैपर क्लास. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर डेटा वैल्यूज़ एंड आर नॉट क्लास ऑब्जेक्ट्स. तो ये समझ जाओ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर डेटा वैल्यूज़. जैसे इंट है आपका, जैसे लॉन्ग है, डबल है, ये सब क्या है, ये डेटा टाइप्स है. They are not objects, but sometimes we may need primitive data to use as an object. तो हमें primitive data को कभी कभी ऐसी ज़रूरत हो सकती है हमें एक object में convert करने की, and इसी को हम कर सकते हैं using wrapper classes. So now wrapper classes wraps a value of primitive data type in an object and provides several methods to convert the value of primitive type to string or string to primitive type, etc. So Java provides 8 wrapper classes. तो देखते हैं डेटा टाइप और उनकी wrapper classes. तो डेटा टाइप हमारा है byte with a small b and उसका wrapper class है byte with a capital B, and this goes for almost all of them except for character, जिसके अंदर जो कैर होता है, मतलब कैरेक्टर होता है, उसका हाफ वर्ड होता है, जैसे कैर लिया हुआ है डेटा टाइप के अंदर, बट उसकी रैपर क्लास उसका फुल नेम है विद द C कैपिटल. तो आप इनको एक बार देख सकते हो. वैसे तो कुछ ज़्यादा लर्न करने की बात नहीं है. जैसे इंट है उसके अंदर भी उसका पूरा नाम आ गया, दैट्स इट. अब टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास अगेन कैन बी आस्क्ड इन MCQ फॉर्मेट.
तो अगर आपको ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है रैपर क्लास का, तो इंटीजर जो कि हमारा रैपर क्लास है किसका, इंट का, तो इंटीजर देन ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू इंटीजर अगेन रैपर क्लास नेम एंड ब्रैकेट के अंदर 62. अब दिस क्रिएट्स इंटीजर ऑब्जेक्ट ए. नाउ कैरेक्टर का अगर हमें रैपर क्लास करना हो तो कैरेक्टर y इज इक्वल टू न्यू देन कैरेक्टर जो कि अगेन रैपर क्लास है एंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया s. नाउ रिमेंबर जो भी आप कैरेक्टर या जो भी आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो अगर उसका कोई स्पेसिफिकेशन है, लाइक जैसे हमें कैरेक्टर को कैर के डेटा टाइप को हमेशा हम कैर को यूजुअली हम सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, आपको इधर भी वैसे ही करना है. नाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो आपने यहाँ पे अभी नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, आपने सारे डेटा टाइप्स और उनके रैपर क्लासेस देखे. अब इसका हम फंक्शन देख रहे हैं रैपर क्लास के अंदर कि अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँ. तो स्ट्रिंग इज़ अ क्लास, तो स्ट्रिंग को आप कैसे कन्वर्ट करें. सो रैपर क्लास प्रोवाइड्स पार्स जो भी नेम हो एंड मेथड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू इट्स प्रिमिटिव टाइप वैल्यू. तो यहाँ पे पार्स की जगह मतलब पार्स एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, जो भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करो. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स हियर. अब जैसे इंटीजर एक रैपर क्लास है बट और इसका मेथड क्या है, अगर मुझे रैपर क्लास में रैपर क्लास का यूज़ करते हुए अगर मुझे स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, कैसे लिखूँगी, स्टैटिक इंट पार्स इंट और अंदर कोई स्ट्रिंग जो हो आपकी वो, जैसे आपने किसी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करके भी लिख सकते हो. इसका एग्जांपल यहाँ देखो, स्टैटिक यहाँ पे वर्ड कीवर्ड नॉट इम्पॉर्टेंट. नाउ एग्जांपल यहाँ पे है इंट m, जैसे इंट मेरा डेटा टाइप है और m उसका ऑब्जेक्ट है. इसमें अब मैंने क्या लिखा, इंटीजर जो कि क्या है, इंट का रैपर क्लास डॉट पार्स इंट, और इंट का आई यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा. जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आप स्कैनर क्लास से इंपोर्ट करते हो तो भी हमारा जो डेटा टाइप है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, तो सेम मेथड हियर. ठीक है, उसके बाद पार्स इंट का आई कैपिटल हो गया यहाँ पे एंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 10 जो कि मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग. सो नाउ 10 इज़ कन्वर्टेड टू 10 ऑफ इंट डेटा टाइप. अब ये याद रखना, इसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग थी उसको मैंने पार्स इंट मेथड यूज़ करके रैपर क्लास का अब मैंने उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया. लेट्स लुक एट अदर एग्जांपल्स. जैसे अब लॉन्ग डेटा टाइप की रैपर क्लास है विद द एल कैपिटल. अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन सिंटैक्स सबका सेम ही है. यहाँ पे हो जाएगा लॉन्ग और फिर उसका नेम वेरिएबल का नेम और इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग एंड अंदर स्ट्रिंग. अब यहाँ पे क्या होगा, 356 जो है इट विल बी कन्वर्टेड टू 356 ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके, सेम गोज़ फॉर फ्लोट एंड डबल. तो यहाँ पे ये सारे जो मेन हमारे थे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिया, बाकी सब के लिए भी सेम ही मेथड है. नाउ कैरेक्टर क्लास मेथड्स देखते हैं. ये हमने अभी स्ट्रिंग के लिए देखा, अब कैरेक्टर क्लास के लिए देखते हैं. तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है ये मेथड एंड इसके अंदर होता है दैट कैरेक्टर इज़ डिजिट और हमें अंदर लिखना होता है कैरेक्टर. तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखता है बेसिकली, कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट. ठीक है, देन इसके अंदर ये सारे ये ट्रू और फॉल्स यानी कि बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करेंगे, बूलियन टाइप के अंदर वैल्यू रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स. एंड इसके अंदर है बूलियन इज़ लेटर एंड वापस हमें इसके अंदर कोई आपका वेरिएबल हो वो डाला हुआ हो या फिर आपकी कोई वैल्यू डाली हुई हो डायरेक्टली, तो चेक करेगा कि क्या ये एक लेटर है, क्या ये एक अल्फ़ाबेट है. देन इज़ लेटर और डिजिट क्या चेक करेगा, एज द नेम सजेस्ट या तो लेटर हो या डिजिट हो, दोनों में से कोई भी चलेगा. देन वाइट स्पेस, इज़ वाइट स्पेस मतलब कि ब्लैंक स्पेस जो होती है हमारी, जो कीबोर्ड के अंदर हम स्पेस बटन को दबा के स्पेस करते हैं वो उसी को वाइट स्पेस कहते हैं. देन इज़ लोअर केस, इसके अंदर यही चेक करेगा कि क्या ये लोअर केस के अंदर है. एंड इज़ अपर केस ऑपोजिट ऑफ लोअर केस. देन कैर टू लोअर केस लाइक कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, और यहाँ पे कुछ लिखोगे आप तो मतलब जो भी कैरेक्टर होगा यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इधर उसका ऑपोजिट हो जाएगा. इसके अंदर कैरेक्टर रिटर्न होएगा एंड लोअर केस के अंदर, इसके अंदर कैरेक्टर होगा अपर केस के अंदर, और इन सारे फंक्शंस के अंदर बूलियन डेटा टाइप रिटर्न टाइप होगा और उसके अंदर ट्रू या फॉल्स आपका आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स में से. ओके, सो नाउ कमिंग टू ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. तो अनबॉक्सिंग को हम ऑटो अनबॉक्सिंग भी कहते हैं. सो लेट्स लुक एट ऑटो बॉक्सिंग. Auto boxing is the automatic conversion of primitive types into their corresponding wrapper objects, and
ऑटो अनबॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग इज द एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग. तो अनबॉक्सिंग में क्या होता है, इट इज़ द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट टू द कॉरिस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप. अगर आप ऑटो बॉक्सिंग का एग्जाम्पल देखो तो अगर आपको सिंगल स्टेप में अगर देखना हो तो यहाँ पे हमने इंटीजर का इंट का रैपर क्लास हमने इंटीजर लिखा है यहाँ पे, और उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा और डायरेक्टली हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी. दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑटो बॉक्सिंग इन अ सिंगल स्टेप. अगर 2 स्टेप्स में देखो तो हम पहले एक इंट का वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे और उस वैल्यू को फिर हम रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल कर देंगे. अब अनबॉक्सिंग का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे फ्लोट FOB इज़ इक्वल टू 6 एंड फ्लोट F इज़ इक्वल टू FOB. मतलब हमने यहाँ पे ये एक स्टेप में जो हमने देखा था यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हुई है देखो फर्स्ट स्टेप में, और अब फर्स्ट स्टेप से हम यहाँ पे फ्लोट जो कि ये क्या है, ये हमारा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये हमारा रैपर क्लास था. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप जिस F में वेरिएबल F के अंदर हम FOB को ला रहे तो ये ऑटो अनबॉक्सिंग हो गई. एंड सिंपल अगर आप सेकंड 2 स्टेप में भी ऑटो बॉक्सिंग करो जैसे यहाँ पे हुई है, आप फिर वापस एक फ्लोट का जो डेटा टाइप है उसका एक वेरिएबल बना के ये वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, तो ये ऑटो अनबॉक्सिंग होगी. नाउ क्लास एज अ यूज़र डिफाइंड टाइप और कॉम्पोजिट टाइप. तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को देखें तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग conceptual objects are just like physical objects. They have identity, characteristics, state and behavior. A class represents a group of objects that share common characteristics and behavior. A class is like a blueprint or a mold or a template for creating instances of its type. A class defines data and also the methods that are needed to create objects. Hence, a class is called object factory and the objects are referred to as instances of the class. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइनिंग ऑफ अ क्लास, तो यहाँ पे क्लास लिखा आपने, फिर क्लास का नेम, फिर टाइप 1 वेरिएबल मतलब वेरिएबल 1 2 एंड N1, ये सारे मेथड्स के अंदर कर सकते हो. और ये मेंबर मेथड्स डेटा मेंबर्स, इंस्टेंट वेरिएबल्स, ये सब. Now class as a composite type. So Java provides 8 built-in data types, that is the primitive data type, it's fundamental or basic data type, and जो क्या क्या है, byte, short, int, long, float, double, char and boolean. The user can use any of these primitive types or may even create his or her own data type or types using primitive types. The data types that are based on fundamental or primitive types are known as composite data types. मतलब जो इस पे based हों, जैसे since these are composite data types, they are created by the users and they are also known as user defined data types. अब इनके अंदर एक हम differences देख लेते हैं, differences की टेबल. तो primitive data types they are Java की built in, जो Java ने बनाई है, they are provided by Java, hence they are built in data types. But user defined or composite data types, they are created by the users or the programmers, so hence they are user defined data types. Now the sizes for the primitive data types are fixed, but the sizes of these composite or user defined data types, they depend upon their members. Okay, then primitive data type can hold a single value and user defined can hold a set of values, that means more than one value or multiple values. Then primitive data type are available in all parts of Java programs, that is इसके examples हैं int, char, float, double, etc. and user defined data types अगर देखो तो इनकी availability depends upon their scope, कि क्या है इनका scope, प्रोग्राम के अंदर भी आपने इनको कहाँ define करा है, इनका class, इनका method, ऐसे. और ये क्या क्या हो जाते हैं, class और arrays. Now creating and using objects. A class provides a blueprint for creating objects. The blueprint defines data and methods. From this blueprint, objects are created using the new operator along with class constructor. Example, to create an object of the class XYZ. तो अब XYZ एक class है और उसका मुझे object बनाना है, तो पहले मैं क्या लिखूँगी, class का name लिखूँगी, फिर मैं object name लिखूँगी, फिर equal to sign लगा कर मैं यहाँ पे new operator का use करके अब अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ करूँगी. नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट हैज़ 3 पार्ट्स, जैसे आप देख सकते हो. फर्स्टली इज़ द डिक्लेरेशन, देन इज़ द इंस्टेंटिएशन एंड देन इज़ द इनिशियलाइजेशन. तो डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑफ द क्लास टाइप. इसका सिंटैक्स है, पहले तो आप क्लास नेम लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखोगे. देन इंस्टेंटाइजेशन का मतलब जैसे आप उसका इंस्टेंट क्रिएट करो, उसका एग्जाम्पल बोल सकते हो ईजी लैंग्वेज में.
तो द न्यू ऑपरेटर जो आप यूज़ करते हो, न्यू शब्द, दैट क्रिएट्स न्यू ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट स्पेस फॉर इट। तो मेमोरी के अंदर स्पेस बनाने का काम ये न्यू ऑपरेटर करता है। Objects are created dynamically and memory is allocated according to the definition. Then third is initialization. The new operator calls a constructor to initialize the object. Now using objects, once the object is created, it can be used to manipulate or inspect or use its variables, and it can also be used to call its methods to perform actions. Now referencing an object's variables and methods. तो the general form to refer the object's variable is कि आप object का name लिखो डॉट फिर उसका variable name लिखो। जैसे ये object name है किसी class का और ये variable name है और फिर इसकी value डाल दी, and ये दूसरा example है। Then the general form to refer to object's method, तो ये variable था, अब method के अंदर आपने object name लिखा और आप method name लिखो और उसके अंदर जो भी आपको argument पास करना है, अगर आपने मेथड नेम के अंदर आर्ग्यूमेंट के लिए लिस्ट दी हुई है तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली भी ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ ये तो हमारा था लाइब्रेरी फंक्शंस का पार्ट। अब हम आते हैं इनकैप्सुलेशन पे। नाउ इनकैप्सुलेशन इज़ द रैपिंग अप ऑफ डेटा और डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स, दैट इज़ बिहेवियर, दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास, दैट इज़ नोन एज encapsulation. Encapsulation is a way to implement abstraction. Hiding internal details of a class is called information hiding. Now, why is the information hidden? So, there are two reasons for it. The answer is the user should not be concerned with unnecessary details. फालतू की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर कर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना। अब आप ATM मशीन यूज़ करते हो तो आप सिंपली अपना कार्ड इंसर्ट करते हो और जितना कैश आपको निकालना है वो एंटर करते हो और कैश विड्रॉ करते हो। आपको अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता अंदर कोई इंसान बैठा है या क्या मशीन है, कुछ नहीं पता, आप अपना काम करो। सो वी आर हाइडिंग दी अननेसेसरी डिटेल्स। आपको पैसे चाहिए, यू आर गेटिंग दैट। एंड सेकेंड रीज़न, यूजर्स मे डू हार्म इफ़ दे ट्राई टू मॉडिफाई द इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लास। अगर आप ATM को खुला छोड़ दोगे तो उसके मशीनरी, उसके पार्ट्स हिल सकते हैं, राइट? तो दे कैन यूजर्स कैन they can manipulate the information, so and then that can cause harm. Now access specifiers, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में पक्का इसका एक क्वेश्चन आएगा कि which provides the maximum security, which provides the least security, इन सब में एक क्वेश्चन आएगा पक्का से. So encapsulation can be achieved by appropriate use of access specifiers, and that is access specifiers meaning visibility modifiers, कि कौन किस किस को एक्सेस मिलेगा किस चीज़ का. ठीक है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने सिलेक्टिव लोगों को उसका एक्सेस दिया, आपकी चॉइस है, आप किन्हीं सिलेक्टिव लोगों को दो या आप सबको दो. जैसे आप गूगल ड्राइव में जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर आप यू कैन मॉडिफाई कि हु कैन बी द व्यूअर, द कमेंटर, द एडिटर, दैट कैन everyone who has the link, they can view the document, or it's up to you, you can share the document with them personally. So it's like that. They determine accessibility features of members, that is data and methods of the class. The access specifiers are public, private, protected, and if not specified then it is friendly. तो ये बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स अगर कहीं भी वो आपको स्पेसिफाई नहीं किए जाते तो पब्लिक लिख कर आ जाते हैं. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ऑप्शन आ सकता है कि ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंडली. तो लोगों को लगा फ्रेंडली का तो नाम ही नहीं सुना तो लोग पब्लिक करके आ जाते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट अगर कहीं भी ऐसा केस हो जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है तो जो डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ फ्रेंडली. ठीक है, अब लेट्स लुक एट दिस. सो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में क्या है? इट इज़ एक्सेसिबल ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास इन विच दे आर डिफाइंड. तो जो क्लास है जिसके अंदर उन मेथड को डिफ़ाइन करा है, प्राइवेट जैसे मेथड है, तो उसको जहाँ डिफ़ाइन करा है सिर्फ उस मेंबर क्लास के अंदर ही वो विजिबल होंगे या एक्सेसिबल होंगे. अब फ्रेंडली या डिफ़ॉल्ट पे आओ. फ्रेंडली इज़ नॉट अ कीवर्ड बाय द वे, ओके, इट्स जस्ट अ टर्म दैट इज़ यूज्ड जो डिफ़ॉल्ट से एक्सेस स्पेसिफायर होता है. इट्स जस्ट अ टर्म, आप नहीं लिखते हो, राइट? आप फ्रेंडली क्लास थोड़ी ना लिखते हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़. अब इसका स्कोप क्या है? इट इज़ एक्सेसिबल ओनली टू ऑल द क्लासेज इन द सेम पैकेज. अब आप देख रहे हो धीरे धीरे स्कोप बड़ा हो रहा है. जैसे प्राइवेट जो था इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है इसके अंदर, क्योंकि आप सिर्फ क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं. फ्रेंडली इसके अंदर आप पैकेज के अंदर
लाइक सारी जो पैकेज के अंदर जो सारी क्लासेस हैं वो उसको कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं. नाउ प्रोटेक्टेड, accessible to all the classes and subclasses in the same package and only to subclasses in other packages. तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है, तो प्रोटेक्टेड में आप जो क्लासेस हैं और जो सब क्लासेस है सेम पैकेज की उनको होगा विजिबल, उनको एक्सेसिबल होगा, प्लस जो सब क्लासेस हैं अदर क्लासेस के अदर पैकेजेस के अंदर उनको भी ये एक्सेसिबल होगा. नाउ पब्लिक इज़ एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस इनसाइड और आउटसाइड द पैकेज. तो लीस्ट एक्सेसिबिलिटी मिलती है प्राइवेट के अंदर और मोस्ट एक्सेसिबिलिटी मिलती है पब्लिक के अंदर. और बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इज़ फ्रेंडली, या जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो फ्रेंडली होता है. नाउ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में बात करा. अब वेरिएबल्स का स्कोप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. ना लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, the variables declared inside a method or block are called local variables. They can be used only inside that method or block. आपने मेन मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल को वहाँ पे यूज़ करा, इनिशियलाइज़ करा, वहाँ पे डिक्लेयर करा, तो आप सिर्फ उस मेथड, वो जो फंक्शन है उसके अंदर ही यूज़ कर सकते हो. अगर आप दूसरा मेथड या दूसरा फंक्शन बनाते हो आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते. देन आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द मेथड हेडर. मतलब आप जहाँ लिखते हो, जैसे आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के बाद जो आप ब्रैकेट लगाते हो, अगर उसके अंदर आपने जो आर्ग्यूमेंट पास करा उसको हम मेथड हेडर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. और उसके अंदर जो आपने पास करा दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स. आपने सेम 1 के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा फॉर्मल पैरामीटर्स और जो फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंस. सो दे कैन बी यूज्ड ओनली इन दैट मेथड. अगेन आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स भी मेथड हेडर के अंदर यूज़ होता है और वो सिर्फ उस मेथड के अंदर ही यूज़ हो सकता है. देन इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड एनी मेथड विदाउट द कीवर्ड स्टैटिक. दे आर क्रिएटेड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, दैट इज ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स. तो इंस्टेंस वेरिएबल्स का क्या है, ये क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं बट मेथड के बाहर, तो इनका ग्लोबल स्कोप रहता है. ठीक है, ये उस क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर एक्सेसिबल होते हैं. तो एक तरह से पूरी क्लास के अंदर दे कैन बी यूज्ड. देन क्लास वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं, अच्छा यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल ये दे आर विदाउट द कीवर्ड स्टैटिक, एंड यहाँ क्लास वेरिएबल्स, इनको हम स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं. तो जो ये वाले होते हैं दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड एनी मेथड, बट द मेन डिफरेंस इज it is declared with the keyword static. All the objects of class type share these variables as there is only one copy of them available in the memory. ठीक है, ये सारे हमारे लोकल आर्ग्यूमेंट और इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स हो गए या स्टैटिक वेरिएबल्स. इनका एक एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, ये हमने लिया है पब्लिक क्लास सैम्पल. पब्लिक यहाँ पे क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, और सैम्पल क्लास का नेम है. नाउ मैंने लिया है प्राइवेट इंट ए, एक प्रोटेक्टेड लॉन्ग बी, डबल सी, और पब्लिक स्टैटिक इंट डी. और अब इसके एक मेथड है ये जिसका नाम है गेट कॉल कैलकुलेट प्रिंट, जो गेट सी एल प्रिंट. ओके, एंड इसके अंदर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करे हुए हैं एंड मेथड हेडर के अंदर कुछ वेरिएबल्स लिखे हुए हैं और इस फंक्शन के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है. अब देखते हैं. तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल कौन हो गया, लोकल मतलब उसी शहर का. ठीक है, लोकल मतलब यहाँ इसके अंदर का. ठीक है, तो डबल पी जो यहाँ पे हुआ ये सिर्फ इस मेथड के अंदर यूज़ करा जा सकता है, तो इसका नाम हो गया लोकल वेरिएबल. तो ये पी यहाँ पे आ गया ना. आर्ग्यूमेंट वेरिएबल क्योंकि ये हमने आर्ग्यूमेंट की तरह पास करा या फॉर्मल पैरामीटर्स हैं ये, तो आर्ग्यूमेंट वेरिएबल हो गए एक्स वाई जेड. इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन हो गए यहाँ पे, ये सारे ए बी सी. और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल कौन हो जाएगा, जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज़ हुआ, तो क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल हो गया डी. सो दिस वाज द एंड एंड वी कंप्लीटेड आवर library functions, library classes and encapsulation in one shot. Thank you so much for watching and all the best for your exam.